आप सभी बिहार राज्य के छात्रों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम देखने वाले हैं बिहार की जनजातियों के बारे में। बहुत सारे आप में से संस्थान से भी संपर्क कर रहे थे कि बिहार की जनजातियों से संबंधित जो कंटेंट है वो चैनल पर उपलब्ध नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के जनजातियों से संबंधित वीडियो आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। और निश्चित रूप से जो चीजें हैं ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दोनों की दृष्टि से ध्यान देने की जरूरत है इन पे। तो इसी प्रकार से आपको इनके लिए तैयार होना है। तो बिहार की जनजातियों की बात करते हैं, उससे पहले शब्द आता है जनजाति। ठीक है, बिहार की जनजातियों से पहुंचने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे जनजातियों की। तो आप जानते होंगे कि जनजातियां जो हैं मूलतः यदि देखा जाए तो किसी स्थान विशेष की जिस भी क्षेत्र में रहती हैं, यहाँ पे हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जनजातियों पूरे भारत के संदर्भ में जनजातियों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनजातियां यहाँ की आदिवासी तथा मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनके जीवन यापन का जो ढंग है वो वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से हम लोग आम आदमी जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, इनके जीवन यापन का जो ढंग है वो आम व्यक्ति से, आम आदमी से थोड़ा सा अलग है। अभी भी जो जनजातियां हैं भारत में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो जीवन यापन है वो प्राचीन ढंग से ही होता आ रहा है, प्राचीनतम तरीके से ही इनका जीवन यापन होता आ रहा है। जनजातियों की यदि हम बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यदि हम बात करें, लक्षद्वीप द्वीप समूह से बात करें, तो जम्मू कश्मीर तक इस प्रकार की जनजातियों का विस्तार आपको देखने को मिलता है। लगभग आप कह लीजिए कि जनजातियों का आज के समय में जो विस्तार है, जो संकेंद्रण यदि हम कहें, तो वो विशेष रूप से आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का ये जो एरिया है यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा द्वीपीय क्षेत्रों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ज्यादा संकेंद्रण इनका देखने को मिलता है। कुछ जनजातियां हैं आज के समय में जिन्होंने आज जो आपका वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप में अपने आप को ढाल लिया है, आधुनिक तरीके से जीवन यापन करना प्रारंभ कर दी हैं। लेकिन अभी भी अधिकांश जो जनजातियां हैं वो उसी तरीके से, आदिम तरीके से, जिस प्रकार से पूर्व में वो जीवन यापन करती थी उसी प्रकार से आज भी वो जीवन यापन कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज भी आधुनिकता वाले इस समाज से, इस चमकते समाज से अभी भी दूर हैं। तो निश्चित रूप से जो जनजातियां हैं ज्यादातर आप देखोगे कि इनकी अधिकांश आबादी जो है, अधिकांश जनजातियां जो हैं आखेट के द्वारा, जिसको आप शिकार करते हो, शिकार के द्वारा, वनोत्पाद के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती हैं। उसी पर इनका जीवन यापन निर्भर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि जनजातियां जो है भारत में जब हम बात करते हैं तो क्योंकि हम यहाँ पे बिहार की जनजातियों की बात कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यतः लगभग 30 जनजातियां हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन इनमें से 10 से 12 प्रमुख जनजातियां हैं और इन्हीं 10 से 12 प्रमुख जनजातियों के बारे में आज आपको अध्ययन करना है। इसमें आपको बता दें कि जनजातियों के लिए कई सारे उपनाम भी बोले जाते हैं, कई सारे उपनाम बोले जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे आदिवासी, आदिवासी हो गया। आदिवासी के बाद दूसरा आप देखते होंगे वन्य जाति, आदिवासी के बाद दूसरा आपका हो गया वन्य जाति। वन्य जाति के बाद आप देखते होंगे अरण्यवासी। ये सारे शब्द जो हैं ये जनजातियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अरण्यवासी, अरण्यवासी के बाद एक प्रमुख शब्द था गिरिजन, ये भी आपने सुना होगा। तो जनजातियों के लिए कई सारे शब्द गढ़े गए हैं, कई सारे शब्द जनजातियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें आपका आदिवासी हो गया, वन्य जाति हो गया, अरण्यवासी हो गया, गिरिजन हो गया। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जो इनके नाम हैं, इन नामों से भी संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बीपीएससी में भी कई बार, मतलब बिहार राज्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि ये जो आदिवासी शब्द है, ये जो आदिवासी शब्द है ये किसने दिया? सर्वप्रथम इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, अमृतलाल। ये नाम आप याद रख लीजिएगा, अमृतलाल। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, साथ ही साथ रिपीट करते चलें। रिपीट करने का मतलब जुबान से बोलते चलें तो चीजें बेहतर होती हैं। यदि आप मन में ही याद कर रहे हो, याद है और मन में नाम ले रहे हो तो उतनी बेहतर नहीं होगी। ठीक है, तो वर्बली बोलते चलिए तो चीजें और बेहतर होंगी। अमृतलाल विठल लाल, इनका नाम आपको याद आना चाहिए, ठक्कर। अमृतलाल विठल लाल ठक्कर,
एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आदिवासी शब्द जो है ये गढ़ा था। और आपको बता दें कि इनको जो है ठक्कर बापा के भी नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इनको ठक्कर बापा का नाम दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठक्कर बापा के नाम से इनको जाना जाता है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने भी एक शब्द इनके लिए प्रयोग किया था जिसका नाम था गिरिजन। तो गिरिजन शब्द जनजातियों के लिए किसने प्रयोग किया, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने गिरिजन शब्द जनजातियों के लिए प्रयोग किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि जो जनजातियां हैं उनके कई सारे अन्य नाम हैं, इन नामों से भी उनको जाना जाता है। आदिवासी, वन्य जाति, अरण्यवासी और गिरिजन। इनमें से हमने देखा कि जो आदिवासी शब्द है सबसे पहले इनके द्वारा प्रयोग किया गया जो इनके लिए, वो था अमृतलाल विठल ठक्कर के द्वारा, और इनको ठक्कर बापा के भी नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि गिरिजन शब्द जो है इसका प्रयोग इनके लिए महात्मा गांधी ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि आपसे कभी प्रश्न बन जाए कि शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का सर्वप्रथम प्रयोग संविधान में कहां हुआ है, तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति का सर्वप्रथम प्रयोग संविधान में 5वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में सबसे पहले भारतीय संविधान में इनका प्रयोग देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित जब आर्टिकल की बात करते हैं तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 341 याद रखना है, और आर्टिकल नंबर 342 याद रखना है। 341 आर्टिकल नंबर क्या है, इसमें है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह किसी भी जनजातीय क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है, या किसी भी जनजाति को, यदि हम मान लीजिए कोई भी अन्य जाति है या कोई नई जाति खोजी गई और उसको जनजाति की कैटेगरी में रखना है, मतलब जो जनजातियों के लिए मानक है कि किस आधार पे आप जनजाति चिन्हित करेंगे कि ये जनजाति हैं, तो उसको चिन्हित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति कभी भी किसी भी जनजाति को, या आप कह सकते हैं किसी भी अन्य जाति को जो है जनजाति की कैटेगरी में रख सकते हैं यदि कोई उसका मानक पूरा करता हो। अब ये मानक क्या है उसके भी बारे में अभी हम बात करेंगे। तो याद रखना है आर्टिकल 341 जो है ये राष्ट्रपति को शक्ति देती है, और आर्टिकल 342 जो है इसकी यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 342, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 342 में ही इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। तो इसलिए आपको ये दोनों अनुच्छेद भी पता होने चाहिए। आपको बता दें, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि किसी को भी जनजाति की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति को जो ये शक्ति है जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की, तो आखिर जनजाति के लिए कोई मानक बनाया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी आप जनजाति की श्रेणी में लाकर शामिल कर दो, तो उसके लिए जो मानक बनाए गए हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था चंद्रा समिति, और ये जो समिति थी चंद्रा समिति, इसमें यदि हम देखें तो इसका गठन जो किया गया था चंद्रा समिति था, इसका जो गठन किया गया था ये वर्ष 1960 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1960 में चंद्रा समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भाई आप बताओ कि जनजाति की परिभाषा क्या होगी। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ मानक बताए। जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे लोग या ऐसा समूह जो भौगोलिक एकाकीपन से संबंधित हो। भौगोलिक एकाकीपन मतलब अकेले रहते हो, किसी स्थान विशेष पे एकाकीपन की बात हो रही है। भौगोलिक एकाकीपन मतलब किसी भी सुदूर क्षेत्र में रहते हो और अकेले रहता हो वो समूह, तो उसको आप जनजाति की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। दूसरा, इनमें जो 5 मानकों को पूरा करते हैं उनकी बात होती है। दूसरा आता है विशिष्ट संस्कृति। जरूरी नहीं है कि यदि आप सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, आपका समूह सुदूर क्षेत्र में रहता है तो आप जनजाति की कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। इसके लिए कुछ अन्य मानक भी हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपकी एक विशेष संस्कृति होनी चाहिए। ठीक है, विशेष संस्कृति होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया कि पिछड़ापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधुनिक समाज से जुड़े हुए हो, आपकी विशेष संस्कृति है और आप भौगोलिक एकाकीपन का भी फॉलो करते हो, मतलब अकेले रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जनजाति कहला जाओगे। इसके लिए है पिछड़ापन, मतलब अभी आप चकाचौंध से, आधुनिक चकाचौंध से दूर हो। चौथा इनका था संकुचित स्वभाव, कि आम लोगों से मिलने जुलने में थोड़ी आपको
शर्म आती हो, थोड़ा सा आप दूरी बनाकर रखते हो, तो इनका संकुचित स्वभाव भी होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यदि हम देखें तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आदिम जाति के भी लक्षण दिखने चाहिए। ठीक है, आदिम जाति के लक्षण के मतलब कि जैसे आपका जो जीविकोपार्जन है वो वन उत्पाद पे संबंधित है, आपका जो जीविकोपार्जन है वो स्थानांतरीय कृषि से संबंधित है, आपका जो जीविकोपार्जन है वो शिकार आखेट पर निर्भर है, तो यह भी लक्षण होने चाहिए। यदि आप इन पांचों कैटेगरी को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपका जो समूह है उसको जनजातीय की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब इसकी रखे जाने के लिए जो इसमें अधिकार दिया गया है कि कौन ये तय करेगा, तो भारतीय राष्ट्रपति तय करेंगे। और इनके लिए एक अनुच्छेद में है, क्या है, अनुच्छेद नंबर 341, मतलब संविधान में अनुच्छेद नंबर 341 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति किसी भी समूह को जनजातीय घोषित कर सकते हैं। लेकिन किसे जनजातीय घोषित करेंगे, उसके लिए ये चंद्रा समिति 1960 में जो बनाई गई थी उसके 5 मानक हैं। इन मानकों को जो पूरा करता हो उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब जनजातियों की बात आती है तो इसमें आप देख रहे हो ये पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, मतलब इनका पिछड़ापन भी होता है, आधुनिक चकाचौंध से दूर होते हैं, शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, मतलब साक्षरता उतनी अच्छी नहीं होती है, आदिम जाति के इनके लक्षण होते हैं। तो निश्चित रूप से आज जो हमारा आधुनिक समाज है, आप देख रहे होंगे कि लगातार जो कमजोर है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, किसके द्वारा, जो सक्षम है। तो ऐसे में यदि इनको कुछ संरक्षण नहीं मिलता भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान में इनके लिए कुछ प्रावधान नहीं किए गए होते, तो निश्चित रूप से ये और भी पिछड़े हो जाते। तो भारतीय संविधान में इन सब चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे सबसे पहले शिक्षा व संस्कृति, मतलब जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके शिक्षा और संस्कृति को संरक्षित किया गया, मतलब उनको शिक्षा व्यवस्था मिलना चाहिए और उनकी जो संस्कृति है उसको भी सुरक्षित रखना है। तो शिक्षा और संस्कृति सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है कि इनकी जो शिक्षा है, इन लोगों को शिक्षित करना है, इनकी शिक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भी संविधान में व्यवस्था की गई है। इनकी संस्कृति को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। अब कहां पर व्यवस्था की गई है, आप राज्य व्यवस्था का विषय है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 15(4), ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 29, इसके लिए आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 46, इसके लिए आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 350। ये प्रमुख रूप से 4 अनुच्छेद हैं जो अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और संस्कृति को सुरक्षित करने से संबंधित हैं। जैसे 15(4 है, 15(4 जो है ये SC ST के लिए विशेष प्रावधान करता है, ऐसे समूहों के लिए विशेष प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है कि कोई भी जो संस्थान है वो इन पे प्रवेश के लिए विभेद नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी संस्थान नहीं कह सकता कि आप जनजातीय हैं, आप जनजातीय बाहुल क्षेत्र में रहते हैं, आप जनजातीय कैटेगरी के हैं, आप SC ST समुदाय के हैं, तो आपको हम प्रवेश नहीं देंगे, ऐसा कोई भी संस्थान नहीं कह सकता है। मतलब इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 29 आता है। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है कि अपनी विशेष भाषा, इनकी जो अपनी विशेष भाषा है, इनकी जो अपनी विशेष लिपि है, इनकी जो विशेष संस्कृति है, उसको बनाए रखने का इनको अधिकार है। मतलब कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो लोग हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं, और यदि कोई इसमें बाधा डालता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत। अभी लास्ट में मैं नोट करा दूंगा, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ चीजों को समझते जाना है, बाद में मैं नोट करा दूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको एक पीडीएफ भी इसकी 2 दिन बाद मिल जाओ। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि प्रत्येक दिन आप कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करें। कमेंट बॉक्स में एक पहला कमेंट कुलिंदर सिंह यादव के नाम से आता है, कुलिंदर सिंह यादव ब्लॉग के नाम से, उसमें मैं टेलीग्राम की एक लिंक दे देता हूं जिसमें आपके लेटेस्ट जो पीडीएफ है वो वहां पे उपलब्ध करा देता हूं। तो कमेंट बॉक्स जाके जो भी कमेंट होते हैं 10, 15, 20 उसमें चेक कर लिया करें और उस लिंक से जाकर वहां से जुड़ जाया करें। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 जो विशेष रूप से शिक्षा और संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, यह कहता है कि SC ST समुदाय की जो शिक्षा है, इनके बच्चों की जो शिक्षा है, मतलब SC ST के साथ साथ जो दुर्बल समूह है, जो कमजोर समूह है, उनकी शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था को
किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकता है कोई, उसकी भी व्यवस्था आर्टिकल नंबर 46 में है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 350। आर्टिकल नंबर 350, अनुच्छेद नंबर 350 जो है, ये इनकी भाषाओं के बारे में बात करता है कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी भाषा को लेकर कार्य कर सकते हैं, अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी पूरे भारत में अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आप अनुसूचित जनजाति की भाषा बोलते हैं इसलिए हम आपका कार्य नहीं सुनेंगे। तो इस तरह की चीजें आपकी होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के बाद यदि हम बात करें तो दूसरा आता है सामाजिक सुरक्षा। दूसरा आपका आता है सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। तो इनको सामाजिक सुरक्षा भी दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको उनके समाज को भी सुरक्षित रखा जाए, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो इनको प्रदान की जाए। और सामाजिक सुरक्षा में विशेष रूप से आप जानते हो जो कमजोर वर्ग होते हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो निर्बल लोगों का लगातार शोषण करते हैं। तो विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है संविधान में कि किसी भी प्रकार से इनका कोई शोषण ना कर पाए, और शोषण के विरुद्ध इनको अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 23। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल नंबर 23 में ही जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसका मतलब है कि कोई जबरन इनसे श्रम नहीं करा सकता, बालात श्रम नहीं करा सकता, इनसे मानव दुर्व्यवहार नहीं करा सकता, जबरन कोई इनसे काम नहीं करा सकता। इन सब की व्यवस्था की गई इससे सुरक्षा के लिए आर्टिकल नंबर 23 है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 24। अभी एक एक जनजाति की बात करेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए जो पहलू थे उनकी बात कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको जानकारी है इन सब चीजों की तो बहुत खुशी की बात है और आपका बहुत बेहतर है सब कुछ, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में मैं नोट भी करा दूंगा एक एक करके, तो वहां से आप चीजों को नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम के बालकों को कोई जबरन किसी कारखाने में कार्य नहीं करा सकता, या जबरन नहीं, उसकी स्वेच्छा से भी कोई कार्य नहीं करा सकता। ऐसा नहीं कि कोई मजबूर है और आपने कारखाने में उसको रख लिया और उसकी एज 14 से कम है तो आप अपराधी हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 24 में। क्यों की गई है? क्योंकि जनजातीय जो लोग हैं, क्योंकि आधुनिक समाज से कटे हुए हैं, दूर हैं, आधुनिक समाज से अलग रहते हैं, तो क्या उनको भी आवश्यकता है पैसे की? क्योंकि पिछड़ा समाज है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा पैसा, जैसे यदि आप अपने क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को किसी को काम पे रखते हो तो हो सकता है आप 1000 रुपए देते हो, लेकिन यदि आप किसी जनजाति को रखते हो, क्योंकि उनको इस सब के बारे में नहीं पता है कि क्या मार्केट में क्या प्राइस है, क्या चीजें हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको पूरा दो, आप उनको 200 में भी काम पे रख सकते हो, मतलब वो सस्ते श्रम के रूप में आप उनका प्रयोग कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे इनके लिए व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 23 और 24, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इनको आर्थिक सुरक्षा भी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा हो गई, शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा हो गई, इसके बाद इनको आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की गई है जनजातियों को। और आर्थिक सुरक्षा जो प्रदान की गई है, इनके अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा में यदि आप देखो तो आर्टिकल नंबर 244 अनुच्छेद नंबर 244 आता है, और अनुच्छेद नंबर 244 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित जो प्रशासन है उससे संबंधित यहाँ पे बात की गई है। तो इसको भी आप देख सकते हो, आर्टिकल नंबर 244। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये तो हो गई सारी चीजें जो अभी आपने देखा। अब बात आती है कि इनको राजनीतिक सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की गई है। क्या इनको राजनीतिक सुरक्षा मिली हुई है? जी हाँ, इनको राजनीतिक सुरक्षा भी मिली हुई है। कैसे? तो राजनीतिक सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो जो भी अनुच्छेद मैंने बताया, जो भी आर्टिकल मैंने बताया, वो आप अलग से नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। जहां ये आपके पॉलिटी में भी मदद करेंगे, वहीं आपके इस बिहार स्पेशल में भी मदद करेंगे। अब इनको राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान की गई है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 164 का ए आता है। आर्टिकल नंबर 164 का ए, ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 164 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय मंत्री होगा।
जहां जो जनजातीय बाहुल्य राज्य हैं उनमें एक जनजातीय मंत्री का होना अनिवार्य है, जो उनकी बात को, आप कह सकते हो उनकी राजनीतिक स्थिति को और बेहतर करवा सके। तो आर्टिकल नंबर 164 आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 330 आर्टिकल नंबर 330 क्यों याद रखना है? क्योंकि आर्टिकल नंबर 330 में लोकसभा में जो सीटें हैं उनके आरक्षण की भी बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 338। आर्टिकल नंबर 338 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी होगा, इसकी भी व्यवस्था करनी होगी, ये कहता है आर्टिकल नंबर 338। अब इन सब के बाद राजनीतिक सुरक्षा हो गई, सामाजिक सुरक्षा हो गई, शिक्षा और संस्कृति की बात हो गई। अब सबसे लास्ट में आपका आता है नौकरियों में। क्या नौकरियों में भी इनके लिए व्यवस्था की गई है? जी हां, भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि नौकरियों में भी इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ये पिछड़ा समूह है और इसके लिए आर्टिकल नंबर 335 है। आर्टिकल नंबर 335 देख लीजिएगा, जो बताता है कि नौकरियों में भी SC ST समुदाय के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे कि ये समूह जो हमारे भारत के अन्य समूह हैं उनके समकक्ष धीरे धीरे आ सके। लेकिन यदि आज देखें तो आज भी कुछ जनजातियों को यदि हम छोड़ दें, कुछ गिने जिनको आप फिंगर टिप्स पर रख सकते हो, इनको यदि हम छोड़ दें तो इसके बाद बहुत सारी, अधिकांश जो जनजातियां हैं उनमें अभी शैक्षणिक स्तर जो है निम्न प्रकार का है। 1 से 2 जनजातियां, जैसे बिहार में उरांव जनजाति है, काफी समृद्ध जनजाति है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जनजातियां हैं जो अपने आप को, आप कह सकते हो कि मुख्य समाज से लगातार बराबरी में चल रही हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जनजातियां भी हैं, अधिकांश जनजातियां ऐसी हैं जो पिछड़े हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये तो समूह आपका हो गया विशेष रूप से कि जनजातियां क्या है, किसे आप जनजाति कहोगे, कौन कह सकता है, ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि बिहार की जो जनजातियां हैं, क्योंकि जनजातियों के बहुत सारे समूह होते हैं, तो ये किससे बिलोंग करती हैं? तो ज्यादातर जो बिहार की जनजातियां हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से बिलोंग करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की अधिकांश जनजातियां जो हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से बिलोंग करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें बिहार में जो जनजातियां हैं, बिहार में आप कुछ फैक्ट हैं, कुछ आंकड़े हैं, तो साथ साथ आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। फैक्ट जो अभी ये चीजें हैं इनको आप साथ साथ नोट करते चलिएगा, प्रयास यही रहेगा मेरा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप देखोगे तो बिहार में जो जनजातियों की कुल आबादी है पूछी जा सकती है, और 2011 के सेंसस के आंकड़ों के आधार पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बिहार में जो जनजातियों की कुल आबादी है यदि हम बात करें तो 13,36,573 है। कितना है? 13,36,573 ये बिहार में जनजातियों की कुल आबादी है। और यदि हम बात करें कि बिहार की कुल जनसंख्या का ये कितने प्रतिशत हैं, तो याद रखना है ये बिहार की कुल जनसंख्या का 1.3% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार की कुल जनसंख्या का ये 1.3% है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका फैक्ट है, इसको भूलना नहीं है, यही क्लास में ही प्रयास करना है कि चीजें रट जाएं। बिहार में जनजातियों की कुल आबादी कितनी है? 13,36,573, और ये बिहार की कुल जनसंख्या का 1.3% भाग रखती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है जनजातियों में लिंगानुपात, कि जनजातियों में लिंगानुपात कितना है, क्योंकि यदि हम सेंसस की बात कर रहे हैं तो सारी चीजें एक जगह देखेंगे। जनजातियों में यदि हम देखें तो लिंगानुपात जो जनजातियों में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 958। याद रखना है बिहार में जनजातियों में जो लिंगानुपात है ये है 958। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में कि बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, विशेष रूप से जनजातियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि हम कभी ऐसे बोले बिहार में लिंगानुपात, तो आप समझिएगा जनजातियों के लिंगानुपात की बात हो रही है, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है, जनजातियों में लिंगानुपात वाला जो जिला है, वो आपका आता है गोपालगंज, ठीक है। मतलब जनजातियों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो देखने को मिलता है वो गोपालपुर में देखने को मिलता है, और यहाँ पे 1063 देखने को मिलता है,
ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात जनजातियों में कहां देखने को मिलता है, किस जिला में, तो आपको याद रखना है पटना, और पटना में जो देखने को मिलता है ये है 726। तो ये आपने देख लिया कि जनजातियों में जो लिंगानुपात है ओवरऑल है 958। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो है गोपालपुर में 1063, सबसे कम लिंगानुपात है पटना में और यहाँ पे है 726। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है, अभी तक देख लिया कुल आबादी, देख लिया हमने, लिंगानुपात देख लिया। लिंगानुपात के बाद आती है साक्षरता की बात कि जनजातियों में बिहार में साक्षरता कितनी है। तो अन्य राज्यों, अन्य जनजातीय राज्यों की अपेक्षा कुछ ठीक ही ठाक है, आप कह सकते हो। यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो 28.2% है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में जनजातियों में साक्षरता दर 28.2% है। आप जानते होंगे जब बिहार का विभाजन हुआ तो जो ज्यादातर जनजातियां थी वो झारखंड में चली गई, जिसके कारण बिहार में जो जनजातीय समूह देखा जाता है जो 10 से 12, उनमें से 2 से 3 ऐसे हैं जो आज के समय में काफी, आप कह सकते हो, सशक्त हैं, काफी बेहतर स्थिति में है, आधुनिक समाज से पूर्णतः जुड़ चुकी हैं, जिसके कारण साक्षरता दर आपको बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो लिंगानुपात हो गया, साक्षरता दर हो गया, कुल आबादी हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष जिले कौन से हैं। क्या हम देखने वाले हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष जिले। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले प्रमुख जिलों की बात करेंगे, सिर्फ 3 की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो देखने को मिलती है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बाद दूसरे स्थान पे जो जिला आता है वो आता है कटिहार। ठीक है, कटिहार के बाद जो तीसरा जिला आता है, पश्चिमी चंपारण हो गया, कटिहार हो गया, तीसरा जिला आता है पूर्णिया। ठीक है, तो 3 जिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब वाले जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं वो हैं पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है, अब यदि हम बात करें न्यूनतम एससी एसटी जनसंख्या कहां पे है, एससी की बात नहीं हो रही, एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो न्यूनतम जो जनजातीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं 3, उनकी बात कर लेते हैं। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, तो इनमें 3 कौन कौन से हैं, याद कर लीजिएगा। इनमें पहला आता है शिवहर, पहला आता है शिवहर। ठीक है, शिवहर के बाद जो दूसरा आता है वो आता है अरवल। अरवल के बाद जो तीसरा आता है वो है शेखपुरा। ठीक है, तो याद रखना है कौन कौन से आगे, शिवहर, अरवल और शेखपुरा। मतलब ये बढ़ता क्रम है। ये क्या था, ये हम देख रहे थे घटता क्रम की, सबसे ज्यादा चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कटिहार, उसके बाद पूर्णिया। ये क्या है कि सबसे कम इसमें है शिवहर में, तो इससे ज्यादा है अरवल में और इससे ज्यादा है शेखपुरा में। तो ये 2 जिलों का क्रम जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। अब एक बात आता है, एक प्रश्न आता है कि पूछा जाता है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या का प्रतिशत किन जिलों में ज्यादा है या प्रतिशत किन जिलों में कम है। तो अब जनसंख्या का प्रतिशत हम देखने वाले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत, और जनसंख्या का प्रतिशत मतलब एसटी जनसंख्या का प्रतिशत, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर देखने को मिलता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का प्रतिशत देखने को मिलता है जनजातियों में वो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, दूसरे स्थान पे यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है कटिहार। तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिलता है जमुई। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो निवास करती है, अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या
रहती है उसका जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है, इसके बाद कटिहार में, इसके बाद जमुई में। यदि प्रतिशत की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में 6.35%, कटिहार में 5.86% और जमुई में 4.48% देखने को मिलता है। वो महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए उसको मैंने नहीं बताया, सिर्फ राज्य याद करिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद आता है न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कौन कौन से जिले हैं। इसमें सबसे पहले आता है खगड़िया। खगड़िया में सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत है एसटी का, और यहाँ पे यदि हम देखें तो 0.04 खगड़िया हो गया। खगड़िया के बाद हो गया समस्तीपुर, और समस्तीपुर के बाद यदि हम देखें तो है औरंगाबाद। अब इसमें आपको बता दें कि खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद में तीनों जगह प्रतिशत एक ही है, और यहाँ पे 0.04% लोग जो है अनुसूचित जनजाति के यहाँ रहते हैं। तो याद रखना है खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद तीनों का प्रतिशत एक ही है, तो तीनों का क्रम हमें याद होना चाहिए। क्रम नहीं याद कर सकते, मतलब कि आप ये समूह याद रखिएगा कि इस पूरे समूह का, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, इस पूरे समूह का जो सबसे प्रतिशत है सबसे कम है और 0.04। अब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बना कि सबसे कम या दूसरी तरीके से पूछा गया न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो निश्चित रूप से इन तीनों में से कोई एक ही नाम दिया होगा, तीनों नाम नहीं दे सकता है। ठीक है, यदि 2 नाम दिया है, 3 नाम दिया है, तो आप जो प्रश्न में ई विकल्प आपके दिया हुआ है उत्तर में, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि एक ही नाम दिया ही होगा। दूसरा क्रम इसमें याद रख सकते हो आप, इसी में न्यूनतम वाले में एक दूसरा क्रम भी है, शिवहर, बेगूसराय और नालंदा। कौन सा है? शिवहर, बेगूसराय और नालंदा। शिवहर, बेगूसराय और नालंदा में जो जनसंख्या का प्रतिशत है SC ST का, ये है 0.05%। ठीक है, तो ये दोनों क्रम याद रख लीजिएगा। पहला याद रख लीजिएगा खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद 0.04%, दूसरा शिवहर, बेगूसराय, नालंदा 0.05%। इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके बिहार की जनजातियों पे। ठीक है, 10 से 12 प्रमुख जनजातियों की चर्चा हम करेंगे, और साथ ही साथ उनको याद करने का भी प्रयास करिएगा कि चीजें यहीं पर याद हो जाएं और बेहतर रहेंगी। ठीक है, तो बिहार की जनजातियां अब हम देखने वाले हैं। बिहार की जनजातियां डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे बिहार की जनजातियां, और या आप चैनल पे चले जाओगे संसद टीवी पे, तो बिहार की 3 से 4 प्रमुख जनजातियों के बारे में संसद टीवी में 20-20, 22-22 मिनट का प्रोग्राम है, वहां से आप चीजों को देख सकते हो और उसमें बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। भारत की जनजातियों के बारे में देखना है तो राज्यसभा टीवी का प्रोग्राम होता था, इन्हें भी जाने, मैं भी भारत, इन्हें भी जाने, एक प्रोग्राम होता था जिसमें जनजातियों की चर्चा की जाती थी। वहां से जाके आप चीजों को देख सकते हैं। तो बिहार की जनजातियों में सबसे पहले हम देख रहे हैं संथाल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनजातीय जनसंख्या है बिहार में वो संथालों की है। ठीक है, सबसे ज्यादा संथाल जनजाति के लोग बिहार में रहते हैं। तो संथाल की यदि हम बात करते हैं, जब किसी जनजाति की बात करते हैं तो उनके जिलों की बात आती है कि कौन सा जिला है, किस जिले में रहते हैं। तो जिलों की यदि हम बात करते हैं कि संथाल की बात हो रही है तो इनका जिला कौन कौन सा है, किन जिलों में ये देखे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इनका जो क्षेत्र है वो है पूर्णिया। इसको याद कर लेना है क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न हैं वो इनके क्षेत्रों से ही पूछे जाते हैं। पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा। जनजातियों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि आप इनके क्षेत्र का नाम याद रखें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 जिले हैं जहां पर संथाल जनसंख्या के लोग रहते हैं। तो याद रखिएगा, संथाल या किसी भी जनजाति के बारे में जब आप पढ़ते हो तो उसका क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसके जनजाति के जो लोग हैं, उस समुदाय के जो लोग हैं वो किस क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पे संथाल की बात हो रही है। संथाल पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा में रहते हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से यहाँ पे रहते हैं।
इसके बाद यदि हम बात करें इनकी भाषा की, ये तो जिले की बात हो गई। यदि इनकी हम भाषा की बात करें तो आपको बता दें, संथाल जो है, पहला तो इनकी अपनी भाषा है संथाली भाषा, ये आपको पता होना चाहिए। कुडुख भाषा ये बोलते हैं, तो इसमें आप नोट कर सकते हो संथाली, इनकी जो भाषा है संथाली। संथाली के बाद आप नोट कर सकते हो कुडुख, ठीक है, संथाली हो गया, कुडुख हो गया, और इन दोनों के अतिरिक्त हिंदी और बंगाली भी ये बोलते हैं, ठीक है। हिंदी, बंगाली, संथाली और कुडुख भाषा ये बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे संथाली भाषा, आपको कुछ याद आना चाहिए था। क्या याद आना चाहिए था? कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र है, और इन 22 भाषाओं में से 2 भाषाएं जो हैं वो एसटी समुदाय की हैं, मतलब जनजातीय भाषा है। 22 भाषाओं में से 2 जनजातीय भाषाएं हैं, और इन दोनों जनजातीय भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक है संथाली, एक है बोडो। तो याद रखना है, पूरे भारत से 2 जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। पहला है संथाली, दूसरा है बोडो। तो संथाली भाषा इसलिए भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अब इसमें देखोगे तो संथाली को वर्ष 2003 में शामिल किया गया था, और 2004 से इसको मान्यता मिल गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि क्योंकि कोई भाषा शामिल की जा रही है तो निश्चित रूप से संविधान संशोधन करना पड़ा होगा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है कि 92वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा संथाली भाषा को जोड़ा गया था, और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को उस समय एक ही साथ 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और संथाल के बारे में बता रहे हैं कि बिहार में जो जनजातियां रहती हैं उसमें यदि हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनजातीय समूह है वो है संथाल, और लगभग 48 जो जनजातीय की कुल आबादी है उसका लगभग 48% हिस्सा जो है वो संथाल जनजातियों के अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी हो गई। संथाल रहते हैं पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा। भाषा इनकी है संथाली, कुडुख, हिंदी और बंगाली, जिसमें संथाली आपको याद रखना है क्योंकि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 2 ही जनजातीय भाषाएं हैं, एक तो बोडो और एक संथाली, इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, और जो भी इस तरह के टॉपिक होंगे जिस पर आप वीडियो चाहते होंगे उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में सबमिट करिएगा। निश्चित रूप से आपकी फरमाइश पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। अगला है उरांव जनजाति। आपको बता दें कि उरांव जनजाति जो है बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये आप कह सकते हैं। ज्यादातर इनके जो क्षेत्र थे वो चले गए झारखंड के अंतर्गत, लेकिन अभी भी काफी इस समूह के काफी संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं। इनमें जिले कौन कौन से हैं? जिले महत्वपूर्ण होते हैं, तो जिले हो गए रोहतास, रोहतास के बाद आपका हो गया बक्सर, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बक्सर के बाद आपका हो गया दरभंगा, दरभंगा के बाद आपका हो गया भभुआ, भभुआ हो गया, दरभंगा हो गया, इसके बाद हो गया चंपारण, चंपारण, और चंपारण के बाद हो गया भागलपुर, ठीक है। ये इनके जिले हैं जो आपको पता होना चाहिए। रोहतास, बक्सर, दरभंगा, भभुआ, चंपारण, भागलपुर, ये इनके जिले हैं जो पता होना चाहिए। समूह की यदि हम बात करें तो ये जो जुड़ते हैं ये जुड़ते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से। किससे जुड़ते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से जुड़ते हैं। और इनके जो जीविकोपार्जन की बात करते हैं इस जनजाति के, तो इस जनजाति का जो जीविकोपार्जन है वो कृषि और मजदूरी है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो भी जनजातियां हैं, यदि मैं जीविकोपार्जन के बारे में नहीं बताता हूं तो आप कह सकते हो लगभग 90% जो जनजातियां हैं उनके जीविकोपार्जन का जो स्रोत है वो कृषि ही है।
क्योंकि वन अब उतने रह नहीं गए हैं कि आप वन उत्पाद पर निर्भर रह सकते हो। तो ज्यादातर जनजातियों के जो जीविकोपार्जन का है वो कृषि, पशुपालन में भी लोग जो अस्थायी निवास कर रहे हैं उनके पास भी पशुपालन की व्यवस्था है। जो आप कह सकते हो घुमंतु प्रजाति की हैं उनके पास भी पशु होते हैं। तो पशुओं से बने हुए जो उत्पाद होते हैं उनके माध्यम से ये चीज अपने जीवन यापन करते हैं। तो वन उत्पाद हो गया, वन उत्पाद के बाद कृषि हो गया, कृषि के बाद मजदूरी हो गया, इन सब के माध्यम से ये जीविकोपार्जन करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि उरांव जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से समूह से संबंधित है। और आपको बता दें कि बिहार की यदि सबसे समृद्ध जनजाति कोई है तो वह है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है इनके अस्थायी गांव होते हैं, इनके अस्थायी क्षेत्र होते हैं और ये बिहार की सबसे समृद्ध जनजाति है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आपका आता है तीसरी जो प्रमुख जनजाति है वो आती है खैरवार। खैरवार जनजाति जो है ये बिहार की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, खैरवार ये बिहार की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि जब किसी जनजाति की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके क्षेत्र की बात होती है और इनका क्षेत्र आता है रोहतास जिला। कौन सा है? रोहतास। रोहतास जिला जो है ये आता है और ये रोहतास जिले में निवास करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी भाषा जो है ये मुंडारी है। ठीक है, ये मुंडारी भाषा बोलती हैं। तो याद रखिएगा खैरवार के बारे में पूछा जाए, क्योंकि एक ही जिला इनसे जुड़ा है रोहतास, तो ये आपको पता होना चाहिए मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके पूर्वज जो थे वो एक खैर घास होती थी, एक प्रकार की घास होती थी जिसकी पूजा करते थे, जिसकी आराधना करते थे और उसी के आधार पे इनका जो नाम है वो खैरवार पड़ा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं, रोहतास जिले में रहते हैं, इतनी जानकारी होनी चाहिए। चौथा आपका जो आता है वो है बेड़िया। बेड़िया या बेड़िया जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, बेड़िया जनजाति विशेष रूप से मुंगेर में रहते हैं। ठीक है, मुंगेर के क्षेत्र में रहते हैं, मुंगेर जिले के क्षेत्र में। और आप कह सकते हो कि ये जो जनजाति है बेड़िया जनजाति, ये बिखर कर रहने वाली जनजाति है, एक स्थान पे इनका संकेंद्रण नहीं होता है, बिखर कर रहने वाली जनजाति है बेड़िया और ये मुंगेर में रहती है। ठीक है, अगला जो आता है आपका वो आता है गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति की यदि हम बात करें तो रोहतास, सारण, कहां ये रहते हैं? रोहतास, सारण, रोहतास हो गया, सारण हो गया और चंपावत, चंपारण। ठीक है, तो रोहतास, सारण और चंपारण में निवास करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और गोंड के बारे में यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि गोंड जनजाति जो है, इस समूह के जो लोग हैं वो आधुनिक समाज के साथ मिलजुल कर अब रह रहे हैं। और भाषा की यदि हम बात करें तो इनकी अपनी जो जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ इनकी अपनी गोंडी भाषा भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रमुख है मुंडा। मुंडा आप जानते होंगे, बिरसा मुंडा का आप नाम सुनते होंगे, इतिहास में भी आप पढ़ते होंगे, तो महत्वपूर्ण है मुंडा। ये जो जनजाति है ये महत्वपूर्ण है। मुंडा जनजाति जो है ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंध रखती है और इसका जो निवास क्षेत्र है आप कह लीजिए 4 जिले में विस्तारित है। कौन कौन से जिले हैं? पहला आपका आता है रोहतास, दूसरा आता है आपका बक्सर, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, भभुआ हो गया और अगला हो गया पूर्णिया। ठीक है, रोहतास, बक्सर, भभुआ और पूर्णिया ये आपका हो गया। इनका जो पेशा है वो कृषि। जैसे मैं जनजातियों के पेशे के बारे में नहीं बता रहा हूं, तो आजकल ज्यादातर जो जनजातियां हैं वो कृषि अपना चुकी हैं। जो अस्थायी रूप से रह रही हैं निश्चित रूप से उनका एक प्रमुख व्यवसाय आप कह सकते हो, जीविकोपार्जन का साधन वो कृषि हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि इनसे संबंधित ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इनका व्यवसाय क्या है, क्योंकि व्यवसाय सबका लगभग मिला जुला है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वनोत्पाद हो गया, मजदूरी हो गया, तो व्यवसाय नहीं पूछा जाएगा। व्यवसाय में आप एक ही चीज, 2-3 चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी हो गई मुंडा जनजाति। मुंडा के बाद यदि हम बात करें तो आपका आता है खोंड जनजाति। ठीक है, इनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है इनका जिला है कि किस जिले में ये रहती है। कोई भी जनजाति हो किस क्षेत्र विशेष में रहती है वो महत्वपूर्ण है। खोंड जनजाति जो है ये शाहाबाद में रहती है, शाहाबाद जिले में रहती है, ये आपको पता होना चाहिए।
और इनकी जो भाषा है ये है स्थानीय, मतलब शाहाबाद जिले में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा ये भी प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया खोंड जनजाति जो कि शाहाबाद जिले में रहती हैं। खोंड जनजाति के बाद अगला आता है गोराइत। गोराइत जनजाति। गोराइत जनजाति की यदि हम बात करें तो ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है और इनका जो क्षेत्र है वो है गया और भोजपुर। ठीक है, तो गया और भोजपुर के क्षेत्र में रहते हैं। याद रखिएगा कि यदि पूछ लिया जाए आपसे किसी जनजाति को लेकर कि किस समूह से संबंधित हैं, आंख मूंद कर टिक करिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो गोराइत हो गया। गोराइत के बाद अगली जनजाति है कोरा। कोरा एक प्रमुख जनजाति है, ये आपको पता होना चाहिए। कोरा, कोरा, कोरा में यदि आप देखोगे कोरा जनजाति ये रहती है मुंगेर में, जमुई जिले में भी पाई जाती है और कटिहार में भी पाई जाती है। ठीक है, 3 जिले हो गए। साथ ही साथ आपको बता दें इनकी जो भाषा है वो है सदानी, हिंदी और मुंडारी। ठीक है, सदानी, हिंदी और मुंडारी 3 भाषा का प्रयोग ये करती हैं। कृषि, वन उत्पाद और मजदूरी इनका जीविकोपार्जन इनका चलता है। तो कहने का मतलब है कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इनका जीविकोपार्जन का साधन क्या है, भाषा इसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस क्षेत्र में रहती हैं वो आपको पता होना चाहिए। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं जो मैंने आपको बताए, जो इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो आता है आपका आता है कोरवा। कौन सा आता है? कोरवा। ठीक है, ये आता है। इसमें यदि हम बात करें तो रोहतास, भोजपुर और पूर्णिया में रहते हैं। रोहतास, भोजपुर और पूर्णिया, इन 3 जिलों में निवास करते हैं। रोहतास, भोजपुर और पूर्णिया में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित रखती हैं, वन उत्पाद और स्थानांतरीय कृषि करती हैं। तो ये तो हो गए जनजातीय, कौन कौन सी जनजातियां हैं बिहार में उनके बारे में आपने देख लिया। प्रमुख रूप से इनके, बार बार कह रहा हूं कि इनके क्षेत्र पूछे जाते हैं, वो क्षेत्र आप याद रखिएगा क्योंकि वहीं से संबंधित प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया था। कुछ जनजातियों के नाम दे दिए गए थे और उन जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी जनजातियां किस क्षेत्र में रहती हैं, आप बताएं। तो ज्यादातर आपने देख लिया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है और इनका एकमात्र जो आपने देखा कि इनका जीविकोपार्जन का जो साधन है वो लगभग सबका समान है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको 2 चीजें मैं होमवर्क में बता रहा हूं, ये आपका काम है। होमवर्क में, होमवर्क है, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। निश्चित रूप से आपको देखते होंगे जो भी आप कमेंट करते होंगे, प्रत्येक कमेंट का आपको जवाब मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा, यदि नहीं पता है तो। देखो, बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जो एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो वो दोनों विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वो आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि प्रत्येक राज्य में एक अनुसूचित जनजाति मंत्री होगा, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री होगा। तो बिहार में अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन है ये आपको बताना है। ये 2 चीजें आपकी होमवर्क है और उम्मीद करता हूं कि जितने भी छात्र आप में से देख रहे हैं प्रत्येक छात्र इसका जवाब देगा। तो सबको बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, 2 विधानसभा सीटें कौन सी हैं जो आरक्षित हैं, दूसरा मंत्री कौन से हैं ये आपको बताना है। अब आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनकी कुछ समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं, या पहले समस्याओं को ही देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो फैक्ट है उनको हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। समस्या क्या है? देखो, आप वीडियो देख रहे हो, ऐसा है नहीं कि आप ऑफलाइन देख रहे हो, चीजें एक बार देख लिया खत्म हो गया। तो रिवीजन, क्विक रिवीजन तो आप स्वयं भी कर सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, चीजें आपकी हो जाएंगी। अब इनसे संबंधित समस्या को देख लेते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ये टॉपिक अच्छे से पूरा कर ले जाए, जो मांग है परीक्षा की उसको पूरा कर ले जाए। अब देखो समस्या क्या है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है जनजातियों से संबंधित, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, अब भूमि नहीं है, अब इसमें भी 2 चीजें हैं।
कि कुछ जनजातियां ऐसे हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, मतलब उनकी अपनी भूमि नहीं है। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनके मकान तो हैं लेकिन खेती के लिए भूमि नहीं है। तो बिहार में जनजातियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है भूमि की समस्या, मतलब लैंडलेस ट्राइब देखने को बिहार में मिलते हैं। मतलब कि सरकार को क्या करना चाहिए कि यदि ग्राम समाज की भूमि है तो जो ऐसी जनजातियां हैं जिनके पास अपने घर बनाने के लिए भी भूमि नहीं है, निश्चित रूप से सरकार को उनको आवंटन करना चाहिए, जिससे वो भी अस्थायी निवास उस क्षेत्र विशेष में कर सकें। क्योंकि अस्थायी निवास करेंगी तो काफी चीजें उनकी बेहतर होंगी। अस्थायी निवास के चलते यदि हम देखें तो शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाएगा, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें करने की जरूरत है। दूसरी इनकी जो बड़ी समस्या है वो है शिक्षा का जो दर है। इनका जो शिक्षा का दर है वो निम्न है। आप जानते होंगे इनमें साक्षरता दर भी अभी आपने देखा, तो शिक्षा का दर जो है यहाँ पे लगभग 28% है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। तो सबसे बड़ी बात है इनका शिक्षित होना। ठीक है, बिहार में क्या होता था, बहुत बड़े स्तर का खेला होता था। खेला क्या होता था कि बिहार में जो जनजातियां थी जिनकी अपनी मान लीजिए भूमि भी थी, जिनके अपने मकान बनाने के लिए भूमि थी, तो क्या करते थे जो गैर जनजातीय लोग हैं वो कम दामों में, उनको आप कह सकते हो मूर्ख बनाकर उनको कम दामों में उनकी भूमि, क्योंकि उनको यदि कोई आवश्यकता पड़ी, साहूकार का चक्कर लगाना पड़ा, कोई भी जरूरत पड़ी पैसे की, तो उनको आसानी से भूमि सेल करना पड़ता था। और इसके लिए जो आप कह सकते हो बिचौलिए का जो रोल होता था वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। और कहीं ना कहीं इस तरह से काफी संख्या में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी भूमि चली गई और आधे पौने दामों पर उनकी भूमि चली गई, क्योंकि उनको मार्केट रेट का तो पता नहीं है, ठीक है, सर्किल रेट का पता नहीं है, तो उस आधार पे जो भी उनको दाम मिल जाता था उस आधार पे बेच देते थे। हालांकि बाद में कानून बनाया गया कि कोई भी जो जनजातीय ट्राइब्स है उसकी जमीन को, उसकी भूमि को कोई भी गैर जनजातीय नहीं ले सकता है। लेकिन इसमें भी बड़े स्तर का खेला चल रहा है और आज भी ये कार्य बड़े धड़ल्ले से बिहार में देखने को मिलता है। इसके बाद यदि देखें तो जमीन वाला मैंने आपको बता दिया, जमीन का मुद्दा बता दिया। जो समस्या है कि इनकी जमीन जो थी वो बहुत बड़े पैमाने पर बेची गई और लोगों ने खरीदा आधे पौने दामों पर, तो ये एक समस्या थी। उसके लेकर राज्य सरकार सजग हुई और राज्य सरकार ने नियम बनाए। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यदि कोई वन उत्पाद पे निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, तो आप देख सकते हो बड़े बड़े जो हमारे कृषक हैं, किसान हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इनकी कहां से ठीक होगी। तो आर्थिक स्थिति भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी, बेरोजगारी और इनका लगातार शोषण भी होता रहा है। तो आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में भी हमें कार्य करने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो इनको स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके स्वास्थ्य का जो स्तर है वो एक प्रकार से देखें तो निम्न प्रकार का है। तो इनको स्वास्थ्य सुरक्षा भी आज की डेट में मिलनी चाहिए और इसको लेकर भी कार्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा इनको यदि हम देखें तो शून्य मिल रही है बिहार में। वैसे भी यदि हम देखें जो सरकारी अस्पताल है उनकी बहुत बुरी दशा है, बदहाल स्थिति में है। किस प्रकार से इलाज होता है ये आप बिहार के हैं, आप अच्छे से जान सकते हैं। तो ऐसे में जो जनजातीय लोग हैं, आम आदमी को जब इलाज नहीं मिल पा रहा है बेहतर, तो ऐसे में जनजातियों को कैसे इलाज मिल पाएगा। तो इसके लिए भी कदम उठाने चाहिए राज्य सरकार को। इसके लिए भी विभिन्न संस्थाओं को सामने आना चाहिए, जनजातीय क्षेत्रों में काम करना चाहिए, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्वयं ही सॉल्व करें, आप स्वयं ही सॉल्व करें। जरूरी यह होता है कि यदि आप उनकी समस्या को संबंधित संस्थान तक, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, उनकी आवाज को उठाते हैं जिम्मेदार अधिकारी के बेंच पे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और चीजें बेहतर होती हैं। और आपको बता दें, इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। इसके बाद आपका आजाद फाउंडेशन का चैनल है, विस्तृत जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि पूरे भारत में, विशेष रूप से हम अभी टारगेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सभी को टारगेट कर रहे हैं कि हम फाउंडेशन के माध्यम से ज्यादा वॉलंटियरों को जोड़ सकें। और विशेष रूप से हमारा प्रयास है कि ऐसे लोग जुड़ें जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, आपको मूलभूत जरूरतें लोगों की पता है, समस्याएं पता है, आपको चैनल पता है कि किस चैनल के माध्यम से आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी इनकी समस्याओं को सॉल्व करने में। तो हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जिले से एक एक वॉलंटियर हम जोड़ें, एक एक वॉलंटियर एक जिले का प्रभारी बनाएं, और बहुत संख्या में हमारे साथ वॉलंटियर जुड़े भी हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि अब हम प्रत्येक जिले में एक जिला प्रभारी नियुक्त करें
और उसका काम हो कि विशेष रूप से जो वहां की समस्याएं हैं, जो वहां के लोगों की समस्याएं, जनजातीय बाहुल्य जिला है तो जनजातियों की जो समस्याएं हैं उसको वो उठाए। जितना हमसे मदद हो सकती है संस्थान द्वारा उतनी हम मदद करेंगे, बाकी की जो मदद है वो प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ यह भी प्रयास है, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है, किसी का खेत जल गया, घर जल गया, किसी इस तरह की जो आपदाएं आती हैं कमजोर वर्गों के साथ, तो वहां पे क्या होता है कि व्यक्ति विशेष जो है वो संबंधित अधिकारियों तक पहुंच स्थापित नहीं कर पाता है। एक तो उसके मन में होता है कि कुछ होगा नहीं बिना रिश्वत के भारत में, दूसरा यह होता है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत दौड़ भाग। अधिकारियों को यदि हम देखें इस तरह के, यदि किसी के साथ भी कोई घटना हुई होगी तो आप देखते हो किस तरह से कार्यालयों का चक्कर हमें लगाना पड़ता है और जल्दी सफलता नहीं मिलती है। तो हमारा प्रयास है कि क्योंकि हम फाउंडेशन के माध्यम से यदि हम करना चाहें, व्यक्ति विशेष की समस्या को उठाकर संबंधित जो अधिकारी हैं एक बेहतर माध्यम बनकर उनकी समस्या को हम उठाएं और उनको न्याय दिलाएं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराएं, तो इसके लिए भी हमारा प्रयास है। इसमें सिर्फ हमारा समय जाएगा, सिर्फ हमारा आप कह सकते हो कि टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा नहीं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है तो निश्चित रूप से समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप सामाजिक प्राणी नहीं है तो सिविल सेवा आपके लिए है नहीं। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको समाज में एक दूसरे से, विभिन्न लोगों से घुल मिलकर रहना होगा। यदि आप इससे दूर हैं, आपके दिमाग में ये चीजें नहीं है, तो सिविल सेवा फिर आपके लिए है नहीं। फिर उसके लिए जो माध्यम बना है इंटरव्यू ना, वहां पे आपके लिए बैरियर लग जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो साक्षात्कार का मतलब क्या है कि वही है कि आपकी व्यक्तित्व का वो पहचान करते हैं कि आप किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं, आप किस प्रकार के इंसान हैं, क्या आप लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे, इन सब का ध्यान रखा जाता है व्यक्तिगत साक्षात्कार में। तो इसीलिए जो अंतिम स्टेज पे आप जाएंगे वहां पे आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। तो अभी से जो आपका मस्तिष्क है उसको ब्रॉड लेवल पे देखिए खोल के रखिए, पूरा लोगों के साथ घुल मिलकर रहें, लोगों के बारे में जानकारी लें, लोगों की समस्याओं के बारे में पढ़ें, क्योंकि आप देखते होंगे सिविल सेवा में जो प्रश्न होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस की जो समस्याएं होती है उन्हीं से जुड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रयास है, यदि आप में से कोई फाउंडेशन से संबंधित कोई इंक्वायरी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, निश्चित रूप से बताऊंगा। और आगे चलकर हमारा प्रयास है कि प्रत्येक दिन 1 घंटे का उसका समय भी हम निर्धारित करेंगे कि उस समय पर आप कोई भी समस्या हमें पहुंचा सकते हैं, और हम अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि वो समस्या हल हो सके, उसका हल निकालें। पिछले दिनों हमने काफी अच्छा काम किया था, छठ पर्व है, छठ पर्व के दौरान भी हम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हिंडन नदी घाट पर हमने सफाई कराई छठ पूजा के लिए, और जो इस प्रकार के, जो क्योंकि व्रत है, व्रत के बाद जब समाप्त होगा कल व्रत, तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था कराई है फाउंडेशन की तरफ से लोगों के लिए जलपान की। तो वो सारी चीजें हैं, लगातार हम कर रहे हैं, और एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं। कोविड के कारण काफी प्रभावित हुआ था फाउंडेशन भी, चीजों को हम कर नहीं पाए थे, अव्यवस्थित हो गई थी चीजें, और अब एक बार फिर से हम व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी ढर्रे पर हम लौट चुके हैं, क्योंकि दीपावली में हमने लगभग 1000 लोगों को कंबल और मिष्ठान वितरण किया था गाजियाबाद में। तो प्रयास हमारा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को उठाकर संबंधित अधिकारी तक, संबंधित चैनल के माध्यम से हम पहुंचा सकें और उनके साथ न्याय हो सके, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार से भी लोग जुड़े हमारे साथ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटा पढ़ते हो, पढ़ाई के साथ ये चीजें नहीं कर सकते। पढ़ाई के साथ ही जब आप ये चीजें करते हो, विशेष रूप से जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हो और उस दौरान इन चीजों को आप करते हो, तो बहुत ही बेहतर होता है। आपका जो मस्तिष्क है ना, बहुत, आप कह सकते हो कि कुछ चीजें हम क्या कहते हैं कि पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, बल्कि जब प्रैक्टिकल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो जब समाज में रहोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी। तो आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। आपका ये टॉपिक था, ये पूर्णतः समाप्त हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से समाप्त हुआ है। आगे इस प्रकार के जो भी आपके टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। निश्चित रूप से इसी प्रकार से आपके लिए निरंतर वीडियो आती रहेगी। प्रीवियस ईयर अब रेगुलर प्रारंभ हो रहा है। प्रीवियस ईयर का जो डिस्कशन था, अब प्रयास हमारा है कि वो प्रतिदिन चले, क्योंकि जल्दी से जल्द हम उसको खत्म कर सके। नवंबर माह में लक्ष्य है कि नवंबर माह में हम अच्छे से प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को पिछले 20 वर्षों के समाप्त कर सकें। इसके बाद जो कोर टॉपिक हैं उन पर हम आगे बढ़ सके। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।